ओके, सो वी आर लाइव। और इस क्लास में मैं आपको सेल्फ पिप के बारे में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि किस तरह का एग्ज़ाम है। अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो तो इसमें क्या कुछ है, और आप किस तरह से इसकी प्रेपरेशन अच्छी कर सकते हो। क्लास में मैं जस्ट अ सेकेंड, अभी बहुत सारे गैजेट्स हो गए हैं यहाँ पे, मैं यूज़ करने जा रहा हूँ कि इसकी आवाज़ बंद कर दूँ। और जस्ट हम इंस्टाग्राम पे भी बता रहे हैं कि अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारी ये लाइव क्लास को आके वॉच करें। अपने डाउट्स यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। आपको ये फेब्रुवरी मंथ में आपको सेल्फ के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा इन डिटेल, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन अगर सेल्फ स्टडी भी करना चाहो तो वो कर सको। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेल्फ के बारे में। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मुझे ड्राइव खोलनी होगी अपनी। तो इस तरह से हमने कुछ कंटेंट बनाया हुआ है जो पिछले ईयर्स में भी बनाया था। तो आप ये भी वॉच कर सकते हैं। इसमें 2022 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सेल्फ का, उस टाइम पे भी लेक्चर्स बनाए थे, और 2025 में मोर रिफाइंड वे में बनाया था जिसमें हमने राइटिंग के सैम्पल्स और स्पीकिंग के टेम्पलेट्स वगैरह कुछ बनाए थे। तो आप वो देख सकते हैं, या इसमें लेक्चर्स हैं हर चीज़ के। लेकिन डोंट वरी, अब हम ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाइव क्लासेस में यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं। अदरवाइज इसके चार्जेस अराउंड $30 होते थे पर मंथ। लेकिन विद थॉट कि मे बी प्राइस कंस्ट्रेंट के कारण कई लोग इसको ट्राई नहीं कर पा रहे, और अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अपने एग्ज़ाम में फीस वेस्ट कर रहे हैं, तो हम जिस तरह से पहले भी करते आ रहे हैं कि लाइव क्लासेस करते हैं सेल्फ पिप की, आइल्स की, उस तरह से हम अब सेल्फ पिप की भी एक बार लाइव क्लास कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूं। अभी मैं इंस्टाग्राम से लॉग ऑफ हो रहा हूँ ताकि मैं कंसंट्रेट कर सकूं अपनी यूट्यूब वीडियो पे। तो सारे जो डाउट्स हैं वो मैं एंड में लूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको गो थ्रू करवा दूं, जो हमारा सेशन है उसके ऊपर हम बात कर लें। तो सेल्फ में बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, बिल्कुल आयल्स की तरह। लेकिन यहाँ पे जो स्पीकिंग होती है वो तीनों सेक्शंस के एंड होने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसमें आपको 2 सिटिंग्स में नहीं आना पड़ता, एक ही सिटिंग में सारा एग्जाम हो जाता है। और टोटल एग्जाम की भी जो लेंथ है वो 3 आवर्स के अराउंड है, जो कि आयल्स के LRW के इक्वलेंट है। तो मतलब इसके लिसनिंग रीडिंग जो है वो 1 आवर से थोड़े लेस हैं, इसी तरह से राइटिंग थोड़ी लेस है, और वही टाइम जो है 5 5 मिनट्स का यहाँ पे स्पीकिंग में एडजस्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे 3 आवर्स में एक सिटिंग में, पहली बात तो है कि एग्ज़ाम दे सकते हो, दूसरी इसकी फीस भी कम है। और अभी जैसे आइल्स में आप देख रहे हो कि वहाँ पे भी पेन पेपर बेस्ड में उन्होंने सिर्फ पेन अलाउ कर दिया है, पेंसिल नहीं है। तो उसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, लोग वहाँ पे भी कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्ज़ाम ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप कंप्यूटर डिलीवर्ड से कंफर्टेबल हैं तो आपको ये एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट है जिसके कारण इसकी प्रेपरेशन करनी पड़ती है। मैं आपको इसका थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने थोड़ी वेबसाइट भी चेंज कर दी है, तो दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। ओके, तो मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो आपको 2 प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो फ्री मिलते हैं। जो PR पर्पस के लिए, वर्क परमिट पर्पस के लिए हैं, वो हम सेल्फ जर्नल का एग्ज़ाम देते हैं। जो सिटीजनशिप के लिए होता है या कुछ और पर्पसेस के लिए, वो सिर्फ लिसनिंग रीड और स्पीकिंग का एग्ज़ाम होता होगा। तो हम सेल्फ जर्नल पे कंसंट्रेट करेंगे। इसमें जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि इसके जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है उसकी तरह खुलते हैं, उसकी तरह ही आपके सारे फंक्शंस इसमें डिज़ाइंड हैं। तो आप एक मेरे हिसाब से अगर आप बाय करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट और 12 से 14 आप प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो आप एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली रेडी होते हैं। आपको पता होता है कि क्या होने वाला है, कैसे नेक्स्ट क्लिक होगा, कितने टाइम में क्या होने वाला है, कहाँ से मैं रीड करना है, किस तरह से मैंने फ्लिप करना है ना। क्योंकि आइल्स का जो CD आइल्स का
प्रैक्टिस मटेरियल भी है। उसमें आप मतलब अगर starcamp.com को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है, और दूसरी जगह भी अगर बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट नहीं है। तो सेलपिप का ये अच्छा है कि आपको बिल्कुल सेम फॉर्मेट मिलता है। इसमें जो ये दो प्रैक्टिस टेस्ट हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जब आप अकाउंट बनाते हो और अपना एग्ज़ाम बुक करते हो तो आपको दो तो फ्री मिलते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंटेड प्राइसेस पे भी हैं प्रैक्टिस टेस्ट, या फिर अगर हमारी क्लासेस में इनरोल करते हो तो उनके साथ फ्री भी हैं। तो मैं कोई भी एक प्रैक्टिस टेस्ट ओपन करता हूँ। ठीक है। मैं तो बेसिकली इसका जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन आप अगर हमारे साथ हमारी हेल्प लेते हैं तो हम आपके लिए वो थोड़ा चीपर कॉस्ट पे लेके आ सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग कि ये थोड़ा डिटेल में अगर मुझे यहाँ पे, ओके चलो इट्स ओके। तो अम, चलो मैं कोई प्रैक्टिस टेस्ट ही स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू, आपने कमेंट्स किए और आपने एक मुझे वेलकम का मैसेज आया है। दूसरा आया है कि 8.5 लिसनिंग में है, 7 इन राइटिंग है, 6.5 इन रीडिंग एंड स्पीकिंग है। तो बेसिकली आपकी रीडिंग एंड स्पीकिंग पे आपने और वर्क करना है, लेकिन स्टिल लिसनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर है आपका। यहाँ पे भी जो लिसनिंग है वो आइल्स से डिफरेंट है। यहाँ पे बेसिकली जो आइल्स की लिसनिंग है उसमें आप साथ साथ में सुन रहे होते हो, साथ साथ में क्वेश्चन रीड कर रहे होते हो और क्वेश्चनों के एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे होते हो। ठीक है। यहाँ पे 6 सेक्शंस आते हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी तो ये वाला इस वे में मुझे एक्चुअली टीच करने में दिक्कत ये है कि ये वन बाय वन ओपन होंगे। लिसनिंग टैब। तो ऐसे हर सेक्शन के पहले सेक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन आती है कि ये सेक्शन कितने मिनट लॉन्ग होगा, उसमें क्या क्या होगा। ठीक है। और लिसनिंग टू, सो पहला जो सेक्शन होता है वो लिसनिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप मतलब दो पर्सन्स की बात होती है तो एक लाइन मार के अपने नोट्स बनाने शुरू कर देते हो कि लेफ्ट वाले पर्सन ने, जैसे मैन ने क्या बोला, वुमेन ने क्या बोला, और उसको शॉर्ट में लिखते हो। तो इसमें पूरा आप जो लिसनिंग है उसको सुनते हो 1.5 मिनट, जैसे कि ये ऑडियो चलेगी तो ये This is the last stop. Watch your step. इसमें जो 1 to 1.5 मिनट लॉन्ग होती है कॉन्वर्सेशन, तो उसको आप पूरी सुनते हो। ठीक है। सुनने के बाद आपने जो नोट्स बनाए हैं उनमें से आप देखते हो What is the woman eventually hoping to find? कि ये क्वेश्चन है, और उसमें से जो वुमेन है उसने क्या पूछने के लिए जो कांटेक्ट किया था मेल को। तो बेसिकली उसमें से आप जो सुना होगा तो उस हिसाब से आप आंसर करोगे। ठीक है। इसी तरह से आपको ना बैक टू बैक ये 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो कुछ भी मैं गेस कर रहा हूँ ताकि मैं इसको स्किप कर सकूँ। मैं एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं हूँ इस तरह से। What will the मुझे था woman कि वो probably do next? लास्ट टाइम किया था उसमें सिर्फ क्वेश्चन टाइप्स बताए हुए थे, मैं वहां से एक्सप्लेन कर देता था। ओके। तो 3 क्वेश्चन हुए, फिर एक बार कन्वर्सेशन चलेगी, फिर 3 क्वेश्चन होंगे, फिर एक बार कन्वर्सेशन चलेगी, और फिर 2 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है। उसमें उन्होंने कॉन्वर्सेशन भी जो है उसकी वोकैबलरी इजी रखी हुई है, और जो उसकी ऑडियो की लेंथ है वो भी कम रखी हुई है। लेकिन जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे पहुंचते हो तो वो थोड़े डिफिकल्ट होते रहते हैं। हाँ, सो इसमें जो पार्ट 1 है वो लिसनिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो एक पर्सन को प्रॉब्लम होती है, दूसरे पर्सन के पास डिस्कस करता है, जैसे कि रिसेप्शन पे बात कर रहा है या किसी पेडेस्ट्रियन से बात कर रहा है या किसी भी होटल वाले से बात कर रहा है। तो वहाँ पे वो जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है और दूसरा बंदा सॉल्यूशंस देता है, और उस तरह से आपको जो है वो नोट करना होता है। दूसरे में डेली कॉन्वर्सेशन होती है, इसमें भी 2 पर्सन्स होते हैं, लेकिन एक ही कॉन्वर्सेशन थोड़े से लॉन्गर पीरियड पे चलती है और थोड़ी सी वोकैबलरी इसमें हार्डर हो जाती है, लेकिन ये भी बहुत ईजी पार्ट है। थर्ड होता है लिसनिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। इसमें बेसिकली इसमें भी आई थिंक इट्स एक पर्सन या तो इंफॉर्मेशन दे रहा है या 2 पर्सन होंगे। जो न्यूज़ आइटम है इसमें किसी इवेंट के ऊपर न्यूज़ बोली जाती है, ये थोड़ा और लॉन्गर हो जाता है, 2 मिनट के जैसे हो जाता है। उसके बाद डिस्कशन होती है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। 3 पर्सन होते हैं एक वीडियो में, कई बार 3 होते हैं या कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है।
तो वो आपस में इतनी फास्ट बात कर रहे होते हैं कि आपके लिए लिखने के लिए बहुत कम टाइम होता है, तो उसके लिए नोट टेकिंग जो है वो आपको शॉर्ट वर्ड्स में करनी होती है। जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें आप व्यू पॉइंट्स भी देखते हैं, तो एक बंदा पहले अपने एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, उसके बाद अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट्स देता है कि इसने ये बोला था, इस पे इसने ये बोला था। तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना पड़ता है कि किसका किस तरह का व्यू पॉइंट था, कि कोई सपोर्ट में होगा, कोई अगेंस्ट होगा, है ना, कि कोई मोटिवेट कर रहा होगा, कोई मतलब आप कह लोगे उसको एज अ डेंजर बता रहा होगा, इस तरह से आपको जो लिसनिंग के हैं उसमें एक बार में ऑडियो चलती है, आपको नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसको। रीडिंग जो है वो भी आयल्स से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो रीडिंग है उसके आंसर्स उस तरह से सीधे सीधे नहीं मिलते जिस हिसाब से आप आयल्स में करते हो, कि आप स्किम स्कैन करते हो, या आप बेसिकली आयल्स में बेसिकली आप वर्ड उठाते हो और उसको फिल इन द ब्लैंक्स में भर देते हो, है ना, उस तरह से चीज़ें नहीं है इसमें। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें ट्रू फॉल्स नहीं है, हेडिंग्स नहीं है, तो आपको पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उसकी समरी निकालने की ज़रूरत नहीं है, या आपको उसको फॉल्स और नॉट गिवन में फंसने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऑपोजिट है तो फॉल्स होगा, ऐसा कुछ। तो इसमें जो रीडिंग है उसमें चार सेक्शंस होते हैं। तो मैं जस्ट इसका रीडिंग पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे भी रीडिंग के सेक्शंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही वे है कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक एग्ज़ाम जो है वो टफ होता जाता है। सेम स्पीकिंग में है, उसमें 8 पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग वाले जो पार्ट्स हैं वो थोड़े ईजियर हैं, उसमें आपको ज़्यादा लेंथ में बोलने के लिए टाइम मिल रहा है, ज़्यादा सोचने के लिए टाइम मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन कम है ऑलरेडी जो स्क्रीन पे है, तो आपको ज़्यादा इजीली बोलने की ऑप्शन है। लेकिन जैसे जैसे वो स्पीकिंग में भी आगे आगे जाता रहता है, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती रहती है। तो रीडिंग में भी यही है कि जो पहला है इसमें तो बेसिकली एक पर्सन ने या तो दूसरे को ईमेल लिखी होती है। अम, तो मैं अभी एक इसको ओपन करके आपको साथ साथ में दिखा देता हूँ। एक्चुअल एग्जाम में भी हर सेक्शन के पहले इस तरह की वीडियो होती है जो एक्सप्लेन करती है कि इस सेक्शन में होने वाला क्या है, तो आपके पास बटन होता है, आप जब प्रिपेयर्ड हो तब आप एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हो। और ऊपर टाइमर होता है जिसमें जैसे फर्स्ट सेक्शन 11 मिनट्स का था, अब 10 मिनट समथिंग सम सेकंड्स चल रहे हैं, लेकिन वो सेकंड्स नहीं शो करेंगे। तो इधर इस पर्सन ने मारिया ने मिया को कुछ लिखा है, ठीक है, और उसमें ये सारी ईमेल टाइप होती है। तो पहले आप इसको साथ साथ में पढ़ते हुए ये साथ साथ में सॉल्व करते रहते हो। ठीक है, जैसे आपने ये एक पैराग्राफ पढ़ा और उसके एक दो क्वेश्चन हो गए, फिर आपने अगला पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से इंफॉर्मेशन में दो तीन क्वेश्चन हो गए, और ये जो नेक्स्ट पार्ट होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपने जब ये आंसर्स की और ये सारी बात लिखी, अब रिस्पॉन्स में मिया मारिया को क्या लिखेगी वो गेस करना होता है। तो इनसे पता चल जाता है, क्योंकि आपने ऑप्शंस देखनी होती हैं, इनमें कुछ चीज़ों की बात ही नहीं हुई होती, तो वो दो ऑप्शंस तो वैसे ही निगलेक्ट हो जाती हैं, और दो जो रहती हैं वो पैराग्राफ के हिसाब से समझ आती हैं कि आगे क्या कन्वर्सेशन चल रही है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वो आपकी प्रेजेंस चेक करते हैं कि आप बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। दैन की जैसे आयल्स में आप वर्ड्स को उठा के रखने की कोशिश करते हो, लेकिन उसमें भी आयल्स में भी अगर आप वो वर्ड्स को उठा के ही रखने की कोशिश करते हो तो आपका स्कोर कम आएगा। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आसान होंगे जिसके आपके स्कोर, मतलब अगर आपका लेवल जो है वो 6 बैंड के अराउंड है, या मतलब CLB 7 के अराउंड है, तो उतना आ जाएगा आपको, अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं भी समझ पा रहे ज़्यादा। ठीक है, वो क्लियर कट से आंसर होंगे। लेकिन जो जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको दूसरी ऑप्शंस को कैंसिल करके एक ऑप्शन पे पहुंचना होता है। तो रीडिंग में ये थोड़ा सा, अगर आपको ज़्यादा स्कोर चाहिए तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ होना चाहिए कि क्या बात हुई थी, किस तरह की बात हुई थी। अभी ये जो पिक्चर है, अभी इसमें सिर्फ 9 मिनट्स मिलते हैं, तो 9 मिनट्स में क्या हो सकता है कि आप अभी इंफॉर्मेशन ही पढ़ते रह जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये पिक्चर को देखते हो, या फिर आप यहाँ से अगर पढ़ना शुरू कर दो, तो होता है कि
इसमें आप उलझ गए और इसको आपको पता ही नहीं, तो बाद में सारी देखनी पड़ रही है। तो इसकी भी एक टेक्निक है कि एक पहले ओवरलुक सी ले लो कि चार तरह के व्हीकल्स हैं, उसमें बताया हुआ है कि किस तरह के फीचर्स हैं, और उसमें उनके प्राइस और ड्यूरेशन बताए हुए हैं। ठीक है, सो इतना ओवरलुक लेने से हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे देखना है, किस चीज़ के लिए। ठीक है, तो जैसे पीटर जो है वो जेनिस को लिख रहा है। जेनिस जो है वो UBC.ca से है, और पीटर भी सेम ही कंपनी से है। तो इसमें कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन के लिए वो डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा व्हीकल पे हम जाएं। ठीक है, तो एक आइडिया लेना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। इसमें भी आप ऑप्शंस देखोगे। ठीक है, तो दो ऑप्शंस ऐसी होती हैं यूजली जो वैसे ही कट डाउन हो जाती हैं, उनकी बात ही नहीं हो रही होती। और दो होती हैं जिसमें आपको दो तीन चीज़ों के साथ कंपेयर करके फिर आपको डिसीजन लेना होता है। और इसमें भी आप पहले ऊपर वाला पार्ट करोगे, उसको करने के बाद अब आप यहाँ पे समझोगे कि ये दोनों क्या हैं, कॉलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं। ठीक है, वर्क टुगेदर कर रहे हैं, वो आपको कन्वर्सेशन से पूरे से पता लग जाएगा। मेन पर्पस क्या था ट्रिप का, ये पूरी बात होने के बाद ही पता चलेगा। और पीटर किस तरह की टोन में बात कर रहे हैं, तो वो पूरी बात करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, सो पहला पार्ट जो है वो अ, थोड़ा सिंपल था, ईमेल थी। सेकंड में थोड़ी पिक्चर्स इंट्रोड्यूस कर दी, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। थर्ड में मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। तो उसमें आपको एक पैराग्राफ में से ये देखना पड़ेगा कि ये लाइन जैसी जो है, मतलब इसकी रीफ्रेज्ड वर्जन किसी पैराग्राफ में आया कि नहीं आया। तो चार पैराग्राफ्स दिए होते हैं। अगर ए पैराग्राफ में देखोगे तो सपोज करो कि ये एक दो आ गए, फिर बी पैराग्राफ में पढ़ोगे तो सपोज करो दो तीन आ गए, और सपोज करो आपने बी पैराग्राफ में एक एक्स्ट्रा भी लगा दिया, आपको लगा कि वो यहाँ पे है, लेकिन जब आपने सी पैराग्राफ किया और आपने डी पैराग्राफ किया, तो डी में आपको वो दोबारा लगा कि यार ये तो डी में ज़्यादा सही बनता है। तो इस तरह से आपको मार्किंग की टेक्निक सीखनी पड़ती है कि वहाँ पे मैंने कहाँ पे ये आंसर निकाला था, यहाँ पे कहाँ से निकाला था, ताकि आप पिछले पैराग्राफ को जाके दोबारा ना पढ़ना शुरू कर दो। और जो रह जाते हैं वो ई पैराग्राफ के पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो नन ऑफ द पैराग्राफ्स में एग्जैक्टली दी हुई है। तो अब ये भी इसमें वोकैबलरी का खेल होता है कि आपको लगेगा कि उस तरह की बात लिखी हुई है, लेकिन एग्जैक्टली उस तरह की बात नहीं होती। ठीक है, सो नेक्स्ट करोगे आप, तो उसमें ये जो फोर्थ सेक्शन है ये और डिफिकल्ट हो जाएगा वोकैबलरी वाइज और कॉन्टेक्स्ट वाइज भी। सो इसमें भी आप ये पहले पढ़ते हुए ऊपर वाला पार्ट करोगे, फिर नीचे वाला थोड़ा सा स्पीड बना के रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि एक ही चीज़ को दोबारा दोबारा पढ़ते रहो। नहीं समझ आया कोई चक्कर नहीं, एक क्वेश्चन गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो स्कोरिंग जो है वो, अगर आपने हाईएस्ट स्कोरिंग भी करनी है तो आपको पूरे सारे क्वेश्चन सही करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट आ जाता है। और अगर आपने 33 भी सही कर लिए 38 में से, तो आपका CLB 10 आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम स्कोर्स देता है आपको PR के लिए भी। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चंस गलत होने के स्कोप हैं। अगर आप आइल्स में देखोगे तो वहाँ पे CLB 10 मीन्स बेसिकली 8 बैंड्स इन रीडिंग। और उसमें वो 8 जो है आई थिंक वो 37 पे आता है, क्योंकि 35 इज 7, 36 इज 7.5, 37 38 इज 8 आई गेस। ठीक है, सो 37 मीन्स आपके पास 40 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत करने के स्कोप है। और आप नहीं तो अगर चार गलत हो गए 40 में से, मतलब 10% भी अगर आपकी मिस्टेक हो गई, तो आपका जो स्कोर है वो डिप कर जाएगा। तो यहाँ पे उसमें मतलब आपको मैक्सिमम पॉइंट्स नहीं मिलेंगे अगर आपके 4 भी आंसर्स गलत हो जाते हैं। और अगर आपके 5 से ज़्यादा गलत हो जाते हैं, जैसे कि 6 गलत हो जाते हैं, 34 आता है आपका, तो 6.5 रह जाता है, तो जो 8777 वाला स्कोर नहीं देता आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो 7 गलतियों के बाद जो है वो भी 38 में से, मतलब 40 में से भी नहीं, आपको CLB 9 मिल जाता है। और 5 मिस्टेक्स के बाद CLB 10 मिल जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर ये न्यू पैटर्न भी है, थोड़े गलत भी होंगे क्वेश्चंस, तब भी आपके पास गलतियों करने का स्कोप है। और बाकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे काफ़ी, तो आपको इस तरह के फॉर्मेट में भी आप ढल जाओगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ठीक है ये भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से रीडिंग हो गई, हमने डिस्कस कर ली। अभी लिसनिंग कर ली। मैं आपके अभी कमेंट्स देख लेता हूँ बीच में।
एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, रीडिंग और लिसनिंग में ना कुछ अनस्कोर्ड सेक्शंस भी डाले होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि लिसनिंग में 6 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो कई बार 7 आते हैं। तो कोई एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होता है, जैसे कि आप कह लो कि जो फोर्थ था न्यूज़ के ऊपर, तो उस तरह का उन्होंने 2 बार डाल दिया। तो आप सोचोगे कि यार मुझे ये ज़्यादा लंबा पेपर आ गया, नहीं, उसमें एक अनस्कोर्ड होगा दोनों में से, मतलब सिस्टम ने पहले डिसाइड कर रखा होगा कि फोर्थ अनस्कोर्ड है या फिफ्थ, लेकिन वो चेक करते हैं कि कोई पीछे चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही, इसलिए कोई अनस्कोर्ड उन्होंने डाल रखे हैं, या जो भी उनका लॉजिक होगा। इसी तरह से लिसनिंग में भी एक अनस्कोर्ड होता है, तो सॉरी, लिसनिंग में 6 में 7 डाले हुए हैं, रीडिंग में भी एक अनस्कोर्ड हो सकता है। ठीक है। तो कई बार होते भी हैं अनस्कोर्ड, कई बार नहीं भी होते हैं, वो उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट को रैंडम रखने के लिए ये अनस्कोर्ड वाला बात डाल रखी है। ठीक है। अम, उसके बाद मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। ठीक है। सो आपने कहा था कि लिसनिंग में 8.5 हैं आपके। तो लिसनिंग में 8.5 का मतलब है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप आयल्स फॉर्मेट के लिए बने हुए हो। आयल्स में आप लिसनिंग में 7.5 ले सकते हो तो किसी और चीज़ में नहीं ले सकते। उसका मतलब ये है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी है। ठीक है। आप जब कॉन्वर्सेशन चल रही है उसको मेमोरी में रख पा रहे हो, और आप जो है वो क्रिटिकली थिंक कर पा रहे हो, ऑप्शंस में से चूज कर पा रहे हो कि अगर एमसीक्यूज की 4 ऑप्शंस हैं तो उनमें से आप चूज कर पा रहे हो कि ये सेकंड ऑप्शन किसी और चीज के ऊपर बात कर रही है, पहली जो है किसी और चीज के बारे में बात कर रही है। तो आपके पास वो कैपेबिलिटी है बात को समझ के, सुन के, 2 ऑप्शंस में से चूज करने की। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट में क्या डिफरेंट हो जाएगा कि आपको याद रखना पड़ेगा 1.5 मिनट का, तो इसमें आपको थोड़ी नोट मेकिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं। लेकिन अगर आपकी कंसंट्रेशन अच्छी है तो आप शायद सारी कन्वर्सेशन बिना नोट्स को देखे भी याद रख सकते हो। शुरू शुरू वाली, एंड वाली तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो आपको वहाँ पे तो नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसमें भी आप अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि लिसनिंग में वहाँ पे आ गए तो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो मेरे आयल्स में लिसनिंग में मैंने, शायद आपको पता हो, मैंने बहुत सारे अपने इंस्टाग्राम पे रिजल्ट्स भी डाल रखे हैं। तो आयल्स में मेरे जिस तरह से आप कह लो कि 14 बार मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है। पहले एक बार एकेडमिक का दिया था, उस टाइम पे 2014 के अराउंड बाहर जाने का मूड बन रहा था, स्टडी के बाद ही अपनी बैचलर्स के। उसके बाद मैंने 2017 के एंड में दिया था, 2018 के मिड में दिया था। ठीक है। इस तरह से करते करते 2022 सितंबर तक मैंने दिए थे, और मैंने 3 4 बार पेन पेपर बेस्ड दिए होंगे, बाकी बार कंप्यूटर डिलीवर दिए होंगे। ठीक है। तो उसमें मेरे लिसनिंग में आई थिंक 9 2 बार आए होंगे। तो शायद मेरा पहले उतना लेवल भी नहीं होगा, मुझे चीज़ें क्रैक करने में टाइम लग गया ना। लेकिन मतलब राइटिंग में 7.5 मेरे 3 बार थे, और राइटिंग में 7 जो है मेरे लगभग आप कह लो कि 2 बार छोड़ के सिर्फ 2 बार 6.5 आए थे, बाकी बार सभी बार 7 आए थे। तो एंड में तो मेरे 7.5 आने लग गए थे। रीडिंग में मेरे कभी 9 नहीं आए, रीडिंग में मेरे 8.5 आए थे। ठीक है। मैक्सिमम टाइम में 8.5 आ जाते थे। तो उसमें कोई मैटर भी नहीं होता, क्योंकि अगर आपके 8.5 भी हैं वो भी CLB 10 हो जाता है। तो स्पीकिंग में मेरे आप कह लो कि 7 यूजली आते थे, 6.5 भी 1 2 बार आए हैं, 3 बार आए होंगे शायद। और 7.5 भी मेरे मतलब हाफ ऑफ द टाइम आए हुए हैं। तो उसमें ये स्कोर्स थे। ठीक है। लेकिन इसमें मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लिसनिंग में 12 में से 12 आ गए थे। तो अगर मेरी कैपेबिलिटी थी कि मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ चीज़ों पे, मैं उनको मेमोरी में रख सकता हूँ, मैं क्रिटिकली थिंक कर सकता हूँ कि दो में से क्या ठीक है। ठीक है। और मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाता जब मैं लिसनिंग सुन रहा हूँ। तो ये एक्चुअली कैपेबिलिटीज़ पे वर्क करना होता है। मैं अपनी टेक्निक्स में भी आपको ये चीज़ों पे इम्प्रूव करने का बताऊंगा। एक तो टेक्निक होती है एग्जाम को कैसे सॉल्व करना है, एक होता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी, अपना पोटेंशियल कैसे इंक्रीज करते हो उस एग्जाम को फेस करने का, है ना। तो एक होता है कि नर्वस हो जाते हैं कुछ लोग पेपर में जाके, कुछ लोग लैक ऑफ प्रैक्टिस से चले जाते हैं, उनको ये होता है कि हर हफ्ते पेपर दे दो, मेरे को निकल ही जाएगा। ठीक है। लेकिन उनका लेवल वही होता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो अ, मतलब आप कह लो कि रैंडमली जो भी इंटरनेट पे सब कुछ मिल रहा है सब चीज़ें सुन लेंगे, और शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, शॉर्टकट्स के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग होंगे जो लॉजिकली देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को चाहिए क्या, है ना।
तो अगर आपके 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 अंदर वो है तो एकदम से आपका लिसनिंग का स्कोर नहीं डिप कर जाएगा। आपको दो तीन प्रैक्टिस करोगे, आपको फॉर्मेट का अंदाजा हो जाएगा और आपका दिमाग जो है इस हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। रीडिंग में भी बेसिकली मुझे लगता है कि रीडिंग ये इसकी थोड़ी सी आसान है, क्योंकि उसमें मेरे 8.5 आए थे मैक्सिमम, और इसमें मेरे 12 CLB आए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। अम, उसके बाद राइटिंग भी आई थिंक इट्स स्लाइटली ईजियर। वो अलग बात है कि मैंने बहुत लोगों की राइटिंग चेक की है, उस पर बहुत रिसर्च की है, काफ़ी अच्छी मेरी ग्रामर पे होल्ड है, मैं कभी भी किसी सेंटेंस को किसी और तरह में लिख सकता हूँ। ठीक है। सेमी कॉलन डाला हुआ है तो अगर मैं उसको सेमी कॉलन से हटा के किसी और में लिखना चाहता हूँ या किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में डालना चाहता हूँ तो वो प्रैक्टिस हो रखी है। तो अगर आपकी भी वो प्रैक्टिस हो रखी होगी कि आप अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स डाल सको, और आपकी भी वो प्लानिंग पार्ट इतना स्ट्रांग होगा कि आप क्वेश्चन को समझ के उसको ब्रेक डाउन कर सको कि इसमें कौन से दो आइडियाज मुझे लिखने हैं या तीन ही लिखने हैं और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है रीजन रिजल्ट के साथ। और तो आपकी मतलब सेल्फ पिप की राइटिंग और आयल्स की राइटिंग सेम चीज़ ही डिमांड करती है, क्योंकि दोनों में लेटर है, दोनों में ऐसे टाइप सर्वे ही है। जो सर्वे है वो हम ऐसे टाइप ही लिखते हैं, लेकिन आयल्स का जो ऐसे है वो लॉन्गर होता है। उसके लिए 40 मिनट्स जैसे ही आपको अराउंड टाइम मिलता है, ठीक है, उसमें आप 300 वर्ड्स के अराउंड लिखते हो। इसमें आप 150 से 200 वर्ड्स ही लिखते हो, और इसमें आपको 26 मिनट्स 27 मिनट्स मिलते हैं। इसमें लेटर में एडवांटेज मिल जाती है कि वर्ड्स तो उतने ही लिखने हैं, 150 to 200 ही लिखने हैं, जो आयल्स में भी है, लेकिन वहाँ पे हम लगभग लेटर को 19-20 मिनट या कई बार 15 मिनट ही देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम खा जाता है। इसमें आपको उसके लिए 26 मिनट्स मिल जाते हैं, तो आप आराम से अपनी लेटर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि मेरी गलती हुई है कि नहीं। तो इस कारण मेरे शायद इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही राइटिंग में 11 आ गए थे। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल्फ में मैंने और प्रैक्टिस इतनी नहीं की थी। मतलब आप कह लो कि मे भी कुछ दिन ही की हो, लेकिन एक वो पोटेंशियल था ना, मतलब जिस तरह से राइटिंग में आइल्स में लिखता था उस तरह से ही मैंने इधर लिखी है, उसी तरह से मैंने लेटर लिखी है, उसी तरह से मैंने ऐसे को शॉर्ट कर दिया, उसमें से एग्जांपल्स वगैरह हटा दी, और या इंट्रोडक्शन में मैं जो आइडियाज देता था वो हटा दिए, तो उसको शॉर्ट करके मैंने सेल्फ पिप का सर्वे बना दिया। ठीक है। लिसनिंग जो है वो मेरी, मैं मेडिटेशन से भी थोड़ा सा स्ट्रांग कर लेता था उस टाइम पे, तो मैंने एग्जाम के पहले इस यहाँ पे भी मेडिटेशन की थी, जिससे क्या होता है कि दिमाग इधर उधर नहीं जाता। वो एक फोकस्ड रहता है, जो चीज़ चल रही होती है एक चीज़ पे फोकस कर सकता है। तो उस तरह से मैंने अपनी मेडिटेशन से भी स्ट्रांग की थी। और एग्ज़ाम फियर मेरा काफ़ी निकल चुका था, क्योंकि मैंने काफ़ी बार एग्ज़ाम दे दिए थे। तो उस तरह से है ना, मैंने अपनी एक पोटेंशियल बना रखा था, और इसके मैंने कुछ प्रैक्टिस टेस्ट किए, मुझे पता चल गया कि अच्छा पहला क्वेश्चन इस तरह से होगा, उसमें मैंने एक लाइन मारनी है। दूसरे क्वेश्चन में एक, पहले क्वेश्चन में एक्चुअली तीन कॉन्वर्सेशन होंगी तो तीन बारी मुझे लाइन मारनी है, और उसमें 8 पेजेस का ना आपको रफ पेज मिलता है और एक पेन मिलता है। तो आप जैसे ही सेल्फ शुरू होता है तो आप वहाँ पे अपनी पहले लाइनें लोइने उस हिसाब से 6 जो सेक्शन है उस हिसाब से बना लेते हो। ठीक है। सारे पेज नहीं भरने, क्योंकि आप स्पीकिंग के कई अगर नोट्स बनाने हैं या राइटिंग के नोट्स बनाने हैं तो एक दो पेज उसके लिए एंड में छोड़ देते हैं। तो अम, ठीक है। सो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि लिसनिंग में देखो यहाँ पे भी कर सकते हो, राइटिंग मुझे लगता है थोड़ी सी आसान होगी क्योंकि टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है इसमें जो लेटर में। और सर्वे वैसे छोटा है तो लगभग सेम ही लेवल है, लेकिन आपको वर्क करना होगा अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे, अपनी रीजनिंग पे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने पे। ठीक है। रीडिंग में आपके 6.5 आई थिंक, वो आपके लिए यहाँ पे एडवांटेज हो सकती है, क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स नहीं आते। कई बार लोग वहाँ पे ट्रू फॉल्स में हेडिंग्स में फंस जाते हैं, लेकिन इसमें भी कॉन्टेक्स्ट समझना होता है। तो बेसिकली आपकी टेक्स्ट से बोर नहीं होना। कई लोग क्या होते हैं कि रीड कर रहे हैं बोर हो जाते हैं, तो उस कारण वो सारी चीज भूल जाते हैं कि क्या चल रही है, या फिर वो फ्लिप भी करते रहते हैं क्वेश्चन और पैराग्राफ में। तो उसके कारण उनका टाइम वेस्ट होता रहता है, एंड में टाइम नहीं बचता। ठीक है। गैस वर्क करते हैं। तो अगर आप सही टेक्निक से करोगे कि एक पैराग्राफ पढ़ा उसको समझा उसके हिसाब से क्वेश्चन कर दिए, दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, तो वो आइल्स में भी काम कर जाता है और यहाँ पे भी काम कर जाता है। इसकी फीस भी कम है। ठीक है। उसके बाद स्पीकिंग जो है, अगर आपकी 6.5 है तो हो सकता है कि उसमें आप ह्यूमन से जब बात कर रहे हो तो आप उसके एक्सप्रेशंस पे चले जाते हो और अपनी बात उस तरह से चेंज कर देते हो। ठीक है। या फिर आप नर्वस हो जाते हो। यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर आपका टेस्ट ले रहा है, सेट ऑफ क्वेश्चंस ही हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन एडवाइस पे होता है, दूसरा क्वेश्चन आपने अपनी स्टोरी बतानी है, तीसरा क्वेश्चन पिक्चर आपने डिस्क्राइब करनी है, चौथा उसी पिक्चर का फ्यूचर बोलना है।
पांचवा क्वेश्चन आपने दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करके उसके बाद आगे कंपेयर करनी है, ठीक है। इस तरह से ना मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड है, तो आपको पता होता है कि अब नेक्स्ट कौन सा आने वाला है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आपने टेम्पलेट बना रखे हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड हो। मैं नहीं ये कह रहा कि अगर आप कहोगे कि मैं हफ्ते में जाके सेल्फ दे दूं, ठीक है। अगर क्योंकि आयल्स में आपने कितना टाइम लगाया है, तो अगर आप सेल्फ पिप को अच्छे से देना चाहते हो तो कम से कम मेरे हिसाब से 4 वीक्स के अराउंड टाइम लो, और उसमें आप एक दिन छोड़ के एक एक प्रैक्टिस टेस्ट करो, और एक एक दिन जो है अपना सेल्फ स्टडी पे, अपनी दूसरी कैपेबिलिटीज पे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर मैं रीडिंग में कह रहा हूँ कि बुक्स वगैरह रीड करो, वो आपको स्टोरी बुक्स रीड करनी चाहिए। मैं वो सारे तरीके बताऊंगा, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है। सेल्फ पिप स्पीकिंग पे बात कर लेते हैं। हाँ, खुल जाए तो अच्छा है, बात है। ओके। तो सेल्फ स्पीकिंग में देखो, पहला जो सेक्शन है वो एडवाइस पे है। आपने अपने किसी फ्रेंड और कोलीग को एडवाइस ही देनी होती है। उसने कोई बार नई जॉब ली है, या कुछ पहली बार करने जा रहा है ना, या कोई सिटी में मूव किया, तो आपने एडवाइस करनी है कि क्या क्या कर सकते हो। तो इसमें भी एक पैटर्न हमने बना रखा है कि आपने 3 पॉइंटर बना लेने हैं कि फर्स्टली यू कैन डू दिस, अदरवाइज आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप ये कर सकते हो। तो तीनों में से कोई एक चीज़ आपको सूट कर जाएगी, ऐसे कुछ करके हमने पैटर्न सा बना रखा है। उसी पैटर्न पे ये एडवाइस देते हैं। सेकंड में जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये 60 सेकेंड्स ही बोलना होता है। तो इसमें आप कहते हो कि मैं आज ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, ये ऐसे स्टार्ट हुआ था, फिर बीच में ये चीज़ें हो गई यार, अगर ये चीज़ ना होती तो मुझे ये एक्सपीरियंस ना होता है। इस तरह से हमने फॉर्मेट सा बना रखा है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग अ सीन में भी पिक्चर को कैसे कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि लेफ्ट साइड पे क्या होता है, राइट साइड पे क्या है, फोरग्राउंड क्या होता है पिक्चर का, बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ के इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। प्रिडिक्शंस में बेसिकली आप फ्यूचर बता सकते हो पिक्चर का, कि फ्यूचर बताने के लिए आपके पास वर्ड्स होने चाहिए कि लाइकली ये है, प्रोबेबल ये है, और इस तरह से वर्ड्स, ठीक है। फिर कंपेयर करने के लिए वर्ड्स, कि इन दोनों में से मुझे यही पसंद आ रहा है और उसके रीजंस ये हैं कि ठीक है आपकी वाली ऑप्शन में ये अच्छा है, लेकिन ये उससे भी अच्छा है, इस तरह से। डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ये बिल्कुल ऐसे टाइप ही है। बस 90 सेकेंड्स में आपको एक छोटा मिनी ऐसे बोलना है। डिस्क्राइबिंग अनयूजुअल, ये कॉल पे आप किसी को बता रहे हो, एक पिक्चर डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से होती हैं चीज़ें। तो इसकी जो स्पीकिंग है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा चला के दिखा दूं। मैं आपके सभी आंसर्स जो हैं कमेंट्स में आए हैं, सभी आंसर्स करूंगा, डोंट वरी। एक्चुअली ये सेशन भी कंप्लीट करना है ना, और बहुत। स्पीकिंग में पहले ये इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, ठीक है। आप Speaking test in इस तरह से 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है सोचने का, और जैसे ही वो 30 सेकेंड्स खत्म होते हैं, एक बार से स्टार्ट हो जाती है जो 90 सेकेंड्स की होती है, और जैसे एंड होती है आपको अपना मैसेज कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा तो वो सीधा क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा, प्रेपरेशन टाइम निकाल रहा हूँ। ओके सर। speaking. यहाँ से आप बोलना शुरू कर देते हो, यहाँ तक आप बोलते हो। अगर आप आगे बोलते रह जाओगे आपकी सेंटेंस कट हो जाएंगे, आपका मैटर कट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे एंड करना है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन होगा, वो आपको अपनी एक स्टोरी सुनानी होगी। उसमें भी प्रेपरेशन टाइम 30 सेकेंड्स मिल रहा है, ऊपर लिखे भी हुए हैं प्रेपरेशन टाइम्स। उसमें ये पिक्चर आ जाती है। आप पिक्चर को पहले ये सोचते हो कि किस तरह की पिक्चर, अच्छा क्लासरूम में है, शायद प्रिंसिपल टीचर के साथ बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। पहले आप उसको ओवरऑल सा देखते हो, फिर उसके बाद आप बीच में डिटेल्स सोचते हो कि अच्छा मैं इसके बारे में बोलूँगा, इसके बारे में बोलूँगा, कंफर्टेबल हूँ मैं। फिर आप बोलना शुरू करते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है, इस तरह से। इस पिक्चर का फ्यूचर उसी का, ये फिर एडवांटेज है आपको कि अब आपको 30 सेकेंड से एक बार आपने उस पिक्चर पे बोल भी लिए, दोबारा मिल रहे हैं, कि उसका फ्यूचर सोचो अब, कि ये स्लिप कर जाएगी, पीछे को गिर जाएगी, ठीक है, या ये दोनों फाइट करना शुरू कर देंगे, और ये प्रिंसिपल फिर एंटर आके इनको स्टॉप करवाएगा। ऐसा कुछ भी फ्यूचर बोल सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा बना लेना। उसके बाद आप कंपेयर करते हो। इसमें भी क्या होता है कि आप दो ऑप्शंस में से एक चूज करते हो, फिर आपको आ, एक और ऑप्शन दी जाती है, और अपनी चूज की हुई ऑप्शन आपने बतानी होती है उससे बेटर कैसे है। तो इस तरह से स्पीकिंग में भी क्वेश्चंस ना जो हैं वो फिक्स्ड हैं, कि यही आएंगे, इसी तरह के आएंगे।
टॉपिक डिफरेंट आ सकता है, वोकैबलरी उसमें थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन टाइप सेम है। तो आपका थोड़ा सा स्टार्ट एंड एंडिंग जो क्वेश्चन की है, जो आपने प्रिपेयर किया है, वो आप बोल सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो वो वोकैबलरी, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक ऐसे टाइप है। इसमें लिखा होता है कि एग्री डिसएग्री टाइप ऐसे ही है कि डू यू थिंक ये होना चाहिए, एक्सप्लेन विद रीजंस। तो आप कहते हो कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, फर्स्ट रीजन इज दिस, दिस इज बिकॉज, और एज अ रिजल्ट आप ऐसे आइल्स की तरह ही बोल सकते हो। फिर सेकंड रीजन इज दिस, इसका ये रीजन है, ये रिजल्ट है, ठीक है। और आज का सेशन, ठीक है। तो इस तरह से इसके टेस्ट बंडल्स वगैरह बहुत चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपने इनरोल ही करना है हमारी क्लासेस में, तो $150 में हम ऑफ़र चला रखा है कि जिसमें आपको 5 डेज 1 आवर 1-to-1 फीडबैक मिलेगी राइटिंग स्पीकिंग पे हमारे दूसरे ट्यूटर से। और इसके साथ जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप आज के दिन इनरोल करते हो, जैसे 8 फरवरी आई थिंक डेडलाइन रखी थी हमने, तो 4 क्लासेस मेरे से मिलेंगी, ग्रुप क्लासेस, जिसमें मैं आपकी राइटिंग चेक करूँगा, या अगर टाइम मिला तो स्पीकिंग भी फीडबैक दूंगा। तो आप अपनी जनरल मिस्टेक्स मेरे से चेक करवा सकते हो कि आप किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हो, रीजनिंग में, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में, या क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में। वो आपको आइल्स में भी काम आ जाती हैं चीज़ें, अगर मेरे से चेक करवाई हो तो आपको वो मिस्टेक्स जो मैंने पॉइंट आउट की वो काफ़ी डिटेल्ड वे में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो हेल्प आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जबकि वो क्लासेस का मैं लगभग आप कह लो कि पर स्टूडेंट $240 के अराउंड चार्जेस थे मंथली। वो आपको फ्री मिल रहा है इसके अंदर। आपको ये जो लेक्चर्स हैं वो $30 पर मंथ के थे, वो आपको फ्री मिल रहे हैं, और ये हम यूट्यूब पे रखने की सोच रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो मीन्स अब हम अपना रेवेन्यू अगर हम बात करें कि अगर 10 स्टूडेंट्स भी मंथली लेते हो तो $300 पर मंथ हमने मटेरियल जो है वो फ्री रख रखा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो ओके, मैं नेक्स्ट मैसेजेस पढ़ता हूँ। Who one want to crack exam, especially IELTS, take the classes from Prince Sir. Okay, thank you, Ji. Since 2023, following you and also enroll for self-pip yesterday. Okay, thank you for the trust. Like 2023, you made proper lecture and solved each section like reading, listening, but in this portal, there is no proper solving video like how to attempt this need assistance. Don't worry, हम पूरी तरह से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बाकी अगर आपने ये हमारी ड्राइव एक्सेस ली है, तो इसमें रीडिंग में आप देखोगे कि मैंने पार्ट 3 एंड 4 सॉल्व करके दिखाया हुआ है, पार्ट 2 एंड 4 सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो पार्ट 3 यहाँ पे एक वीडियो है जो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पूरा, ठीक है। कि साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं हम क्लास में, कि ये मैच द फॉलोइंग में किस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मैं अपने एक नोट पैड से पे भी लिख रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट नो, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, जो मार्किंग कर रहा हूँ वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेरी टेक्निक क्या है पूरी। पुरानी वीडियोस मैंने एक्स्ट्रा वगैरह में करके डाल दी, ठीक है, कुछ जो प्रैक्टिस कर रखी थी। उसके बाद इसी तरह से लिसनिंग में पार्ट 1 to 5 सॉल्व किया हुआ है, पार्ट 6 सॉल्व किया हुआ है। पुरानी वीडियोस जो है मैंने ऐसे करके डाल दी। मतलब आप स्टार्टिंग वाली वीडियोस ही देख लोगे तो इनफ है, आपको एक्स्ट्रा वाली देखने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकिंग के टेम्पलेट्स के ऊपर बात हो रखी है, राइटिंग के सर्वे के ऊपर बात हो रखी है, ईमेल्स पे बात हो रखी है। मैंने मेन मेन वीडियोस जो हैं वो अलग कर दी, ठीक है। तो एक्स्ट्रास में भी हैं कुछ, अगर आपको और प्लानिंग वगैरह पे देखनी है कि मैं मेरा प्लानिंग नहीं सही हो रही, ठीक है, मैं और देख लेता हूँ। इसमें सैम्पल्स भी हैं, ठीक है। तो आप लेटर के सैम्पल्स मेरे कुछ लिखे हुए हैं जो कि आयल्स राइटिंग के हिसाब से ही हैं, और इसमें जो एस सर्वेज हैं वो भी स्ट्रक्चर लगभग आयल्स ऐसे वाला ही है, थोड़ा शॉर्ट किया है उसको, ठीक है। सर सेल्फ पिप इजी है आयल्स से? एक्चुअली स्कोर सेम आता है अगर आपकी ना स्किल्स सेम है, अगर आपकी मेमोरी पावर सेम है, अब अगर आपकी कंसंट्रेशन सेम है, अगर आपकी राइटिंग में सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी सेम है ना, तो स्कोर तो सेम आता है। लेकिन ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और बेसिकली इसकी प्रेपरेशन कम टाइम में हो जाती है, ठीक है। एग्जाम में लेवल सेम आता है, हाँ। जो आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हो मेरे हिसाब से तो वही आता है, मैं तो वही फील किया है मैंने। लेकिन कई बंदे क्या होते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं एग्जाम में जाके, तो फिर उनको और हार्ड लगता है।
राइटिंग का देखो, राइटिंग का भी हम जो है अभी मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम, ये काफ़ी लॉन्गर सेशन हो गया है, तो इसको एंड करते हैं। राइटिंग का जो टेस्ट है वो मैं आपको आगे जो सेशंस आने वाले हैं उनमें एक्सप्लेन करूँगा ही। और राइटिंग में बेसिकली इसमें लेटर और सर्वे है, मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है। अभी मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस भी जो हैं वो आंसर हो गए हैं, जो भी आपके यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स में दिखे। तो आई वुड एंड द चैट एंड द सेशन है।